इस विश्वविद्यालय ने बहुत ही अच्छी प्रगति दिखाई है। वास्तव में अगर देश भर में देखें, जहाँ जहाँ पे सरकारी संस्थान बनते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना होता है, दशकों लग जाते हैं एक संस्थान को, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने वास्तविक स्वरूप में आने के लिए। परंतु मैं इस विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को, हमारे टीचर्स, फैकल्टी, स्टाफ, हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स, जिन्होंने अपना विश्वास इस विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पे रखा, इस विजन पे रखा, और आज उसका परिणाम ये है कि बहुत ही कम समय में इस विश्वविद्यालय ने अपना लगभग 80% काम कंप्लीट किया है। और आज हम इस विश्वविद्यालय के प्रांगण से बहुत सारे कार्यक्रम और बच्चों को पढ़ाई के अवसर यहाँ प्रदान कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी बड़ा आनंद आता है जब मैं देखता हूँ कि इस विश्वविद्यालय ने बहुत सारी अचीवमेंट्स बहुत कम समय में दी हैं, जो प्रोफेसर ज्योति राणा ने बताई। परंतु मैं मुख्य रूप से 5-6 चीज़ें ऐसी बताना चाहूँगा जो इस विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में जब ये विश्वविद्यालय का संवाद चला कि कौशल विश्वविद्यालय होना चाहिए, बहुत लोगों को कौशल विश्वविद्यालय की कल्पना, कौशल विश्वविद्यालय का जो स्ट्रक्चर, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये स्पष्ट नहीं था। और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय उस समय पहला विश्वविद्यालय बन के सामने आया, और कितने ही अथक प्रयासों से, कितने ही रिसर्च के बाद, कितने ही मार्केट के एनालिसिस के बाद, इंडस्ट्री के पार्टनर से मिलने के बाद हमने इसके एक कॉन्सेप्ट को तैयार किया, जिसको सरकार ने सहर्ष एक्सेप्ट किया। लेकिन वहाँ से जर्नी हमारी शुरू होती है। आज सबसे बड़ी जो हम लोगों की उपलब्धि है, देश के अंदर कहीं पे भी अगर कौशल विश्वविद्यालय की बात चलती है, अगर स्किल की बात चलती है, अगर स्किल की बात चलती है, तो सबसे पहले श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की चर्चा होती है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के जो लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जिन्होंने इसके विश्वविद्यालय के मॉडल के ऊपर काम किया है, तो मैं बड़े सहर्ष से ये बताना चाहूँगा कि पॉलिसी इन्फ्लुएंसर के नाते इस विश्वविद्यालय का जो स्वरूप है और इस विश्वविद्यालय के जो लोग हैं, इस विश्वविद्यालय की जो कार्यप्रणाली है, वो पूरे देश में पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग के ऊपर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रही है। आज किसी भी प्रकार की पॉलिसी जब बनती है तो हम लोगों ने, इस विश्वविद्यालय ने जो एक्सपेरिमेंट्स इस विश्वविद्यालय के अंदर उद्योग के साथ किए हैं, उसका जो फल है वो पॉलिसी मेकर्स भी लेना चाहते हैं। और ऐसी कोई समिति नहीं देश के अंदर जहाँ पे स्किल यूनिवर्सिटी या स्किल मॉडल से रिलेटेड कोई काम हो रहा हो और श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के रिप्रेजेंटेटिव्स उस पॉलिसी कमेटी को मीट नहीं करते हो, उसके अंदर उसके मेंबर या चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट के रूप में उनको लाया न गया हो। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विश्वविद्यालय की जो कार्यप्रणाली है, आज इसकी सराहना पॉलिसी के रूप में देश में होती है। दूसरी सबसे बड़ी जो उपलब्धि इस विश्वविद्यालय की रही है वो है कि इसने इनोवेटिव तरीके से जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उससे अपने आप को हटा के एक नॉन कन्वेंशनल सिस्टम के साथ अपने आप को जोड़ा। वो राह आसान नहीं है। आज हमारे यहाँ ड्यूअल मॉडल ऑफ एजुकेशन में हम शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें 60% क्रेडिट बच्चों को इंडस्ट्री के अंदर अर्न करने पड़ते हैं थ्रू देयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और 40% क्रेडिट्स उनको कैंपस में अटेन करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो 60% क्रेडिट है, ये कोई आसान राह नहीं थी कि इसको आप अपने शिक्षा के मॉडल के साथ जोड़ें। ये अभी भी मैच्योर नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से उद्योग ने अपना इंटरेस्ट और अपनी समर्थन इस मॉडल के साथ दी है, मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत के अंदर ये जो ड्यूअल मॉडल ऑफ वर्क इंटीग्रेटेड शिक्षा है, एजुकेशन है, ये अपने प्रचंड रूप से भारत को एक नए मुकाम तक पहुंचाएगी। जो बच्चे यहाँ आज उद्योग के साथ काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी ये बताना चाहूँगा कि उद्योग में अगर उन्हें कुछ भी करने को मिलता है, अगर उन्हें कोई सामान उठाने को भी मिलता है, मशीन पे काम करने को भी मिलता है, ये बात याद रखिएगा, ये जो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल आप उद्योग के अंदर काम करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आपके जीवन में जो घट रही है। क्योंकि आप उद्योग के वातावरण के अंदर, उद्योग के अंदर जो नवाचार, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वर्किंग सिस्टम, ये आपको शिक्षा के समय पे ही जब अवसर मिलता है या समझने का, जिस समय आपकी शिक्षा कंप्लीट होती है, आप किसी भी उद्योग के लिए डायरेक्ट प्रोसेस यानी जॉब रेडी रिसोर्स बन के निकलते हैं।
या आप अपना काम करना चाहें तो आपने इतना अनुभव गेन किया होता है उद्योग के अंदर कि आप अपना काम करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि जब उद्योग में काम करते हैं, सही एटीट्यूड, सही बिहेवियर और सही थिंकिंग के साथ अगर आप काम करेंगे, वही उद्योग वापस में आपको अपने उद्योग के अंदर रखेगा। क्योंकि आज उद्योग में मार्केट के अंदर स्किल्ड लोग तो कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे एटीट्यूड के लोग मिलना बड़ा कठिन है। क्योंकि अच्छे एटीट्यूड के लोग, जिसको हम इंडस्ट्री में कहते भी हैं स्किल विल मैट्रिक्स, और में स्किल्ड लोग तो मिलते हैं लेकिन विल वाले लोग नहीं मिलते, यानी एटीट्यूड वाले लोग नहीं मिलते, तो उद्योग को ऐसे अभ्यर्थियों में ज़्यादा रुचि नहीं होती। लेकिन अगर स्किल में लोग कम हैं लेकिन एटीट्यूड में बड़े अच्छे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए उद्योग हमेशा आगे रहता है। आज आप किसी भी बड़ी कंपनी को लें, गूगल को लें, इन्फोसिस को लें, माइक्रोसॉफ्ट को लें, IBM को लें, मैं खुद 15 साल IBM में रहा हूँ, और पिछले 1 दशक में जो हायरिंग पैटर्न है वहाँ पे आप मुझे अच्छे नंबर वालों को नहीं लेते, उनको प्राथमिकता नहीं मिलती उनको प्राथमिकता है जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं, जो कुछ फेल हो गए होते हैं, जिन्होंने कुछ अनुभव गेन किए होते हैं, जिनका एटीट्यूड फेलियर के प्रति बड़ा सकारात्मक रहता है, जिनका एटीट्यूड हार्डवर्क के प्रति बड़ा सकारात्मक रहता है। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स को प्राथमिकता मिलती है। और इस प्रोसेस में जो इनोवेशन इस उद्योग के साथ विश्वविद्यालय ने की है वो भी बड़ी सराहनीय है, परंतु राह भी बड़ी लंबी है। हमारे टीचर्स को और हमारे स्टूडेंट्स को इस प्रोसेस को बहुत मैच्योर करना है, इसमें बहुत अभी सफ़र लंबा है, परंतु उस सफ़र की दिशा में ये विश्वविद्यालय ने अपना इनोवेशन का पग डाल रखा है। इसी के साथ साथ एक जो उद्योग के साथ हमारी पार्टनरशिप बैठी है, ये बहुत ही सराहनीय है। ये वास्तव में देश भर में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि इस प्रकार का जो एक समन्वय विश्वविद्यालय ने और उद्योग ने आपस में बनाया, ये वास्तव में अभूतपूर्व है और बहुत कम आपको किसी विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगा। परंतु मैं इसके लिए सराहना देना चाहूँगा हमारे यहाँ के फैकल्टीज़ को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, जिन्होंने इस प्रोसेस को इस सिस्टम के अंदर ढालने का एक प्रयास किया है, और उद्योग को जिन्होंने इस बात का विश्वास रखा कि विश्वविद्यालय उस पार्टनरशिप को आहिस्ता आहिस्ता उद्योग के लिए ही सार्थक बनाएगा। हम लोगों ने जिस प्रकार का कैंपस का निर्माण करने का संकल्प लिया है, मैं उद्योग को भी ये बताना चाहूँगा, ये विश्वविद्यालय का कैंपस आपके लिए है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ खड़ा करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके उपयोग के लिए है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से निकला हुआ कोई भी जो स्टूडेंट है और यहाँ का जो आउटपुट है वो अगर उद्योग के काम नहीं आता है तो हम लोगों का काम बिल्कुल सार्थक नहीं है। हम लोग इस विश्वविद्यालय के अंदर केवल पढ़ाना नहीं चाहते, इस विश्वविद्यालय के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का भी प्रायोजन हम लोगों ने किया। जैसे आपने पीछे सुना कि हम लोग कुछ कंपनीज के साथ टाई अप कर रहे हैं, जॉब वर्क इंडस्ट्री से लेकर इसी कैंपस के अंदर बनाया जाएगा। वो जॉब वर्क भी हमारे स्टूडेंट्स बनाएंगे और वो जॉब वर्क को करते करते वो अर्न एंड लर्न वाला मॉडल हम कैंपस के अंदर रखेंगे, और उसका परिणाम ये निकलेगा कि जो जॉब वर्क हम करेंगे वो जॉब वर्क इंडस्ट्री को ही वापस जाके मिलेगा। तो ये एक कैंपस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आपके सामने ये कैंपस रहेगा। हम कुछ कंपनीज के साथ बातचीत में हैं अभी कि यहाँ 200 सीट BPO भी कैंपस के अंदर लगाया जाए। अब आप इमेजिन करें, यहाँ सारे BPOs अर्बन या Tier 1 सिटीज़ में लगते हैं। हमारा प्रयास है कि पलवल दुधौला के इस गांव, इस कैंपस के अंदर 200 सीटर BPO लग जाए। जिस समय 200 सीटर BPO लगेगा, ये हमारे बच्चे ही जो इस कैंपस में रह रहे होंगे, उन्हें ही अपनी इवनिंग टाइम में क्लासरूम के बाद अर्न एंड लर्न मॉडल में उन BPOs में काम करने को मिलेगा, ताकि वो अपना खर्चा भी निकालें और इस कैंपस से BPO के द्वारा लोकल इकोनॉमी को भी हम लोग किसी न किसी प्रकार से इम्पैक्ट करें। इस विश्वविद्यालय का श्रेय हमारे फैकल्टीज़ को और उद्योग को इसलिए भी जाता है कि जिस प्रकार का माइंडसेट हम यहाँ तैयार करना चाहते हैं उसे हम खासतौर से एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, मेरा कहना एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट नहीं करना है, पर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, हर चीज़ में आउटकम को देखना। हर जो काम आप करते हैं, जो पढ़ाई आप करते हैं, जो पढ़ाते हैं आप, जो ये OJT आप करते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई आउटकम होना चाहिए। अगर वो आउटकम हमारे समाज के नीड्स को मीट नहीं करता, हमारे देश के नीड को मीट नहीं करता, हमारे राज्य की नीड को मीट नहीं करता, तो एक टीचर को, एक स्टूडेंट को, एक इंडस्ट्री पार्टनर को 10 बार सोचना चाहिए कि क्या ये काम सही है, क्या इसमें पुनः एक बार फिर से देखने की आवश्यकता है। तो इसलिए जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य इस विश्वविद्यालय के लिए है। मैं आपके सामने अंत में 2 बातें कहूँगा। हमने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना और उन्होंने उसमें पूरे देश को प्रेरित करने के लिए 5 प्राण की बात की।
मुझे लगता है इस विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा संकल्प जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के उस प्राण के संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने पंच प्राणों में 5 बातें बड़ी मुख्य रूप से बताई। उन्होंने कहा कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है और इसे एक डेवलप्ड नेशन बनना है। यानी जब हम डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं तो हम ऐसे मानकों की बात करते हैं जिन मानकों से आज इस देश को कंपेयर किया जाता है, चाहे वो जीडीपी है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम है, चाहे वो परचेज पैरिटी है, चाहे वो इनोवेशन इंडेक्स है, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स है। आप किसी भी इंडेक्स को उठाएं और भारत को उन मानकों से कंपेयर करना है और उन मानकों को अचीव करना है, और उन मानकों को अचीव करने के पश्चात ही भारत अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन बना सकता है। और 2047 का जो लक्ष्य है वो है भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना। इस विश्वविद्यालय के हर एक बच्चे का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, वो क्षेत्र में काम करते करते आप भारत के 2047 के डेवलपमेंटल थॉट प्रोसेस से कैसे अलाइन होती है। एक टीचर को, एक इंडस्ट्री पार्टनर को ये सोचना है कि जिस प्रकार के इनपुट आप आज बच्चे को देते हो, क्या वो भारत के उस डेवलप्ड नेशन के सपने को साकार करने में सार्थक हो सकता है। मुझे लगता है कि इस कैंपस का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, मैनेजमेंट में हो। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सपने को कि हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, हर काम में हम ऐसा कौन सा काम और ऐसा कैसा काम करें जिससे भारत का जो डेवलप्ड नेशन का सपना है वो सपना साकार हो। और वो तभी साकार हो सकता है जब शिक्षा जगत और कौशल जगत मिलकर उस सपने के कुछ मानकों को पकड़े और उनके लिए काम करना शुरू करें। दूसरा जो उन्होंने बड़ी गंभीर बात बताई वो है कि हम भारतवासियों को कोलोनाइज्ड माइंडसेट से बाहर आना है। और ये कोलोनाइज्ड माइंडसेट आज भी हमें बहुत सारे विषयों में देखने को मिलता है और बहुत सारे सिंबल्स ऑफ कोलोनाइजेशन आज हमारे स्वरूप हमारे समक्ष हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भी आग्रह है कि हमें इस कोलोनाइज्ड माइंडसेट को अपने पूरे चित्त से बाहर निकालना है। तीसरी बड़ी गंभीर बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हमें अपने हेरिटेज के ऊपर, अपने इतिहास के ऊपर, अपने वैल्यू सिस्टम के ऊपर हमें उसकी अनुसरण करनी है, हमें उसे भूलना नहीं है। और वहाँ से हमें प्रेरणा लेनी है कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस मिट्टी से हम बिलोंग करते हैं। और वो चीज़ उसमें हमारा जैसे आज आप देखते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली है इसका बड़ा प्रचलन चला है। ये वेस्टर्नाइज मॉडल था कि परिवार टूटते थे और छोटे छोटे परिवार न्यूक्लियर फैमिलीज में बदलते थे, लेकिन भारत का एक जो अपना ध्येय था वो था ज्वाइंट फैमिलीज का। लेकिन समय के साथ साथ हम लोगों ने उस कॉलोनियल माइंडसेट को ऐसे अडॉप्ट कर लिया कि आज हमें लगता है कि हम इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में ग्रो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। परंतु हम अगर अपने मूल्यों को मूल्यांकन करें तो देखेंगे कि इस राष्ट्र के अंदर एक परिवार का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है। चौथा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इरेस्पेक्टिव ऑफ आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन सी जबान बोलते हैं, किस धर्म को बिलोंग करते हैं, किस एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री का जो ध्येय है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। यानी भारत की कल्पना करनी है, रीजन, रिलीजन और एथनिसिटी को हमें भूलना है और भारत को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि दुनिया भर में फिर से भारत का जो पुनरागमन है एक सोने की चिड़िया के रूप में, एक विश्व गुरु के रूप में वो सार्थक हो। और अंत में जो अंतिम बात उन्होंने कही वो थी सिटीजनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर व्यक्ति की कोई ना कोई जिम्मेवारी है, प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी तक और नीचे एक आम आदमी तक। एक अगर हमारे गेट के ऊपर संतरी भी काम कर रहा है उसकी भी कोई ना कोई जिम्मेवारी है कि वो इस देश के प्रति, इस राज्य के प्रति, इस विश्वविद्यालय के प्रति, इस संस्था के प्रति उसका जो अपूर्व प्रेम, श्रद्धा और अपूर्व कॉन्ट्रीब्यूशन है, तभी जाके हम एक छोटे कंपोनेंट को एक राष्ट्र के कंपोनेंट में, एक ग्रोथ के कंपोनेंट में ला सकते हैं। आज अगर भारत को किसी भी ग्रोइंग नेशन के साथ कंपेयर करना है तो आप देखिए हमारे जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं उनका एक मानक है इनोवेशन इंडेक्स। आप देखेंगे देश जैसे स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, इनके जो इनोवेशन इंडेक्स है पहले 3-4 नंबर में आते हैं। भारत का जो इनोवेशन इंडेक्स है 40वें नंबर पे आता है। लेकिन दोनों के कंपैरिजन में आप देखेंगे एक जो फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड है जिसका इनोवेशन इंडेक्स 1 है, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $80,000 है। और भारत जिसकी इनोवेशन इंडेक्स 40 है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,000 है। अगर हम अपनी इनोवेशन को, अगर हम अपनी क्रिएटिविटी को देश के लिए समर्पित करें, विश्वविद्यालय के लिए, समाज के लिए,
मुझे लगता है आने वाले जो 10 वर्ष है ये भारत को इनोवेशन इंडेक्स के नंबर 1 पायदान पे लाएंगे और भारत दुनिया का एक पुनः फिर से जिसे हम कहते हैं विश्व बन सकता है। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो हमारे आदरणीय गवर्नर साहब का करूँगा, जो हमेशा इस विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं, लेकिन हमेशा इस विश्वविद्यालय की चिंता करते हैं। जब भी मैं जाता हूँ पहला प्रश्न उनका होता है और कैसा चल रहा है और नई चीज़ क्या हो रही है। मैं एक बार पुनः जो प्रेरणा उनसे मिलती है, जो एनर्जी हमें उनसे मिलती है, उस एनर्जी के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।